Good morning, plus 2 class. Today, I'm continuing the same topic, agriculture. I'm just giving a review about this topic. We have discussed already. So, students, we have already discussed the introduction part, meaning of agriculture and its activity, role or importance of agriculture, problem of agriculture in India, policies of agricultural institutions, aspect of land reforms, evaluation of land reforms, and we have already covered all these points. Today, in this video, I am going to discuss with you the main features of agriculture in India and new National Agriculture Policy 2000. Afterwards, we will be left with just a few topics: new agriculture strategy and agriculture export policy and question bank, right? So see, we have already discussed these points, meaning, role and importance of agriculture. सो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और एक बार माइंड सेट होता है कि भी चलो ये टॉपिक कवर हो गए हैं. ये लैंड रिफॉर्म के लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो भी सेंड करी है. फॉर दिस पार्ट आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो भी मैंने सेंड करी है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल गिवन है इसमें लैंड रिफॉर्म का मीनिंग या लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ की डिटेल्स नहीं गिवन. तो जो मैंने एक्स्ट्रा वीडियो सेंड करी है आप उसको भी साथ में इंक्लूड करना अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए. सो नेक्स्ट but I am going to discuss with you today, that is main features of agriculture in India. This is our today's topic, right? So अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ what are the main features of agriculture in India, then we will definitely say that the agriculture in India is totally uncertain. Why it is so? Because it is dependent on the monsoon. ये मतलब देखो 70 years हमारे देश को आज़ाद होने के बावजूद भी दिस इज़ वेरी पैथेटिक पोजीशन कि अभी भी हमारी जो एग्रीकल्चर है वो मानसून के ऊपर डिपेंड कर रही है. सो एग्रीकल्चर इज़ कॉल्ड द गैम्बल ऑफ मानसून. कहते हैं एक सट्टा है, अगर मानसून अच्छी है तो एग्रीकल्चर आपकी जो फार्मिंग है क्रॉप अच्छी होगी, अगर नहीं है देन क्रॉप जो है टोटली कह लो भगवान के हाथ है. नेक्स्ट इज़ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर. हमारी अभी भी 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है अपने कामकाज के लिए. सो इट लीड्स टू सब डिवीज़न एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग. तो किसान अपने बच्चों में ज़मीन बांट देता है. सो एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सच more than the actually required. So when some such workers are withdrawn, total production remains unchanged. अगर हमने इन वर्कर्स को बाहर भी निकाल लेना तब भी हमारी प्रोडक्शन उतनी रहेगी. इट मीन्स जो हमारी मैन पावर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है इंडिया में. नेक्स्ट जो हमारा फीचर है एग्रीकल्चर का, दैट इज़ कि स्मॉल फार्मर्स विद लैंड होल्डिंग. अभी भी हमारे जो फार्मर्स हैं कुछ इस तरह के फार्मर्स हैं जिनकी लैंड होल्डिंग का साइज़ बहुत स्मॉल है. एंड इफ वी डिस्कस द एरिया अंडर कल्टिवेशन, द एरिया अंडर कल्टिवेशन हैज़ इंक्रीज्ड मच ड्यूरिंग द 5-year प्लान्स. अगर हम नेट एरिया सोन डिस्कस करें 1951 में इंडिया में 11.87 करोड़ हेक्टेयर जो लैंड थी उस पर खेती बाड़ी होती थी, विच इंक्रीज टू 13 करोड़ हेक्टेयर इन 1990. But net sown area rose by 18% and total crop increased by 40% from the period first plan to 11th plan. क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ठीक है. फर्स्ट प्लान में जितनी हम प्रोडक्शन कर रहे थे अभी 11th प्लान तक 40% हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है. सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एडिशनल लैंड वाज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन and fallow land was turned into cultivable land through irrigation facilities. So even then the area under cultivation is not increasing as much as desired, right? Next we will discuss the agriculture productivity. See, agriculture productivity has stepped up during the plan period. अगर हम पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी की बात करें देन पर हेक्टेयर लैंड में 1951 में 668 kg जो राइस की प्रोडक्शन होती थी, जो 1990 में 1745 पर kg होगी. मतलब
अगर हम 1 हेक्टेयर में प्रोडक्शन करते थे तो 1951 में 68 केजी की प्रोडक्शन होती थी, और ईयर 1990 में 3 टाइम्स ऑलमोस्ट हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, और पर हेक्टेयर लैंड में 1745 केजी जो है राइस की प्रोडक्शन होती है। सो इन द सेम टाइम अगर हम बात करें कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट है, इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम 1951 की बात करें तो हम पर हेक्टेयर लैंड में 663 केजी प्रोडक्शन करते थे वीट की, एंड 1990 में इसकी जो प्रोडक्शन है 2221 केजी पर हेक्टेयर हो चुकी है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1951 टू 2019 पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट है वो 5-fold ऑलमोस्ट इंक्रीज हुई है। इवन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम 1991 पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज़ लोअर इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, जापान। अगर हम यूएसए, जापान इन कंट्रीज़ की बात करें तो इनके मुकाबले हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अभी भी बहुत लो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, ड्यूरिंग द प्लान पीरियड पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज, बट देयर हैज़ बीन अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन। अगर हम पीरियड की बात करें 1951 से लेकर 1990 तक, ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन वाज ऑलवेज हायर than that of the agriculture production. Such type of situation remained same during that period of first to 11th plan, as agriculture production increased by just 2.6% and food grain by 3% for the same period. देखो फर्स्ट प्लान से लेके 11th प्लान तक, ठीक है, 40 साल में हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज़ हुई? फूड प्रोडक्शन जस्ट 3%. सो ड्यूरिंग द प्लान पीरियड the percentage change in agriculture production sometime increased and sometime decreased. So as agriculture production increased by 4.3% in first plan, but it was the highest in sixth plan, that is 6%. After that ये डिक्लाइन करनी शुरू होगी। फर्स्ट प्लान में हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई थी 4.3%, सिक्स्थ प्लान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ हमने अचीव करी 6%। ये वो टाइम है जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में। बट अब उसके बाद ये जो ग्रोथ रेट है डिक्रीज़ कर रही है। 10th प्लान में 2.1% रहेगी, 11th प्लान में 4.1% रहेगी। टारगेट है कि 4% की ग्रोथ रेट हो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में, बट ये टारगेट हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर हम 2018-19 की बात करें तो हमारी जो ग्रोथ रेट है वो जस्ट 2.88% रही है। एक चीज़ बेटे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आपको क्वेश्चन आता है लाइक explain the features of agriculture in India, या explain the status of agriculture in India, then you will write the agriculture features of agriculture in India. बट उसके साथ साथ आपको ये सारा डाटा मेंशन करना पड़ेगा बेटे। ये डाटा के बिना ना ये जो थ्योरी आप दोगे इट विल बी टोटली मीनिंगलेस। सो थ्योरी आपकी मीनिंगफुल तब बनेगी जब आप साथ में डाटा प्रोवाइड करोगे। आई नो कि आप पूरा का पूरा डाटा लर्न नहीं कर सकते, आप वो टॉपिक्स वो देखो, इतना डाटा लर्न करो कि कोशिश करो कि हम 1951 का अगर डाटा मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आप 1951 का डाटा मेंशन कर दो, पॉसिबल है तो 1990 का डाटा मेंशन कर दो, और अगर पॉसिबल है तो 2019 या 20 का जो भी लेटेस्ट डाटा, 20 का तो अभी आपको मिलेगा नहीं, 1890 का ही सर्वे मिलेगा। तो लेटेस्ट जो फिगर्स हैं ये आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो इस डेटा के बिना बेटे इंडियन जो इकोनॉमी है इसकी आप जो भी डिस्कशन करोगे वो सारी मीनिंगलेस है, ठीक है, तो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी। देखो इंडिया में हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाते हैं, इसके साथ साथ कुछ हम टारगेट प्लान्स बनाते हैं। कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना। ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी बनी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने 25 जुलाई 2000 को नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च करी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था
to achieve the 4% at least 4% annual growth rate in agriculture by 2005, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी वो ऑलमोस्ट 2.1 2.3 इतने तक पहुंच गई थी. टू अचीव इट द फॉलोइंग प्रोविजंस वर मेड. देखो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, 4% एनुअल ग्रोथ रेट अचीव करना 2005 तक. प्रोविजंस क्या बनाए गए, लेट अस डिस्कस दोज पॉइंट्स. क्या क्या प्रोविजंस गवर्नमेंट ने डिस्कस करें. सबसे पहले तो प्लान आया कि देयर शुड बी इनकरेजमेंट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ एंटरप्रेन्योर्स अगर आ जाएं देन स्पेशल इंसेंटिव कैन बी गिवन टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. अगर वो इंडियन एग्रीकल्चर में कुछ इन्वेस्टमेंट करें, मतलब लेटेस्ट टेक्निक्स लेके आएँ, तो हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा. देयर इज़ नीड ऑफ यूज़ ऑफ एफिशिएंट टेक्निक्स. एफर्ट्स विल बी मेड to use efficient technique and all the resources efficiently. There is need of proper credit facilities. Proper credit facilities will be provided to the farmers for agriculture development. प्रॉपर उनको लोन फैसिलिटी, उधार की फैसिलिटी हो. अलग अलग तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं. फार्मर्स को सीड लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, फार्मर्स को इक्विपमेंट्स परचेज़ करने के लिए लोन प्रोवाइड करे जाते हैं. Next is efforts to avoid the risk. The prices of agriculture goods always tend to change, जिस वजह से किसानों को, फार्मर्स को नुकसान होता है. So efforts will be made to avoid risk by reducing the changes in it. तो गवर्नमेंट का ये एफर्ट है कि जो हर कमोडिटी का, जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है, उसका एक मिनिमम प्राइस जो है फिक्स किया जाए, ताकि जो फार्मर है उसको पता होगा कि इतना प्राइस मुझे मिलेगा ही मिलेगा. सो वट एवर इज़ द सप्लाई ऑफ द गुड्स, तो एटलीस्ट उनको इस चीज़ का एश्योरेंस होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ डिफरेंट पॉलिसीज़. देखो इंडिया जो है, इट इज़ अ मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, एंड इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द एग्रीमेंट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं WTO की, वो इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन की ज़्यादा बात होती है. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई हैं. तो ये ध्यान रखा गया है कि ईयर 2000 में हम कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएं जिससे कि जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, और WTO की जो पॉलिसीज़ है उसके कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर. दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी. नेक्स्ट इज़ इरिगेशन फैसिलिटीज़. एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी रहा है कि इरिगेशन फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहा है कि इरिगेशन जो सिस्टम है उसको डेवलप किया जाए, एक्सपैंड किया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा अनसर्टेन इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे ये मानसून बेस्ड है. बारिश नहीं हुई इस बार तो प्रोडक्शन कम होगी, तो इस तरह का रिस्क फार्मर्स के ऊपर ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने नहरी सिंचाई के लिए प्रोविज़न क्रिएट करे हैं कि हर एरिया तक नहरी पानी पहुंच सके. नेक्स्ट इज़ द पैकेज इंश्योरेंस स्कीम. ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. गवर्नमेंट ने पैकेज करोड्स ऑफ रुपीज़ का पैकेज बनाया है जिसमें गवर्नमेंट फार्मर्स की क्रॉप को, उसकी फसल का इंश्योरेंस करती है. इंश्योरेंस कंपनीज उसके लिए प्रीमियम लेते हैं. आप बच्चे हो, आपके भी कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, तो ध्यान रखना कि इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में भी. अगर इन केस ऐसी भी मतलब कोई अनसर्टिनिटी होती है मानसून की वजह से, ज़्यादा मानसून या कम मानसून की वजह से फार्मर्स की फसल ख़राब हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भी क्लेम हमें प्रोवाइड करेंगे. इवन फार्मर की जो खड़ी हुई फसल है ना, उसका भी इंश्योरेंस हो जाता है. तो आप कोई भी अपने इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ, LIC के साथ डिस्कस कर सकते हो, GIC के साथ सॉरी, जिसमें आपकी क्रॉप का इंश्योरेंस हो सकता है. तो ये प्रावधान हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी में बनाया. नेक्स्ट इज़ द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन. देयर वुड बी कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री. सारे विलेजेस की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है. गवर्नमेंट का टारगेट था कि ईयर 2005 तक कोई भी विलेज ऐसा ना रह जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है. तो अब हार्डली कोई ऐसा विलेज होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है. अदरवाइज़ हर एक विलेज में इलेक्ट्रिसिटी जो है 24 घंटे के लिए अवेलेबल करवाई गई है.
Next is the end of restrictions. For this purpose all the restrictions have been removed and मतलब अभी किसान के ऊपर कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो दे आर फ्री टू ऑप्ट फॉर द ट्रेड, किस तरह की भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. देयर इज रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटीज, मोर फैसिलिटीज विल बी गिवन टू यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी सेक्टर. इन दिस रिगार्ड एक्साइज ड्यूटी विल बी रिड्यूस, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है अगर आप एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं. So no doubt adequate facilities were given in new agriculture policy, but the target of 4% annual growth rate could not be achieved. अगर हम आप इसकी evaluation की बात करें, this point deals with the evaluation. आप इस पॉइंट को कैसे लिखोगे, या तो evaluation of new agriculture policy या फिर conclusion. ठीक है, कंक्लूजन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि देखो 4% का हमारा टारगेट था कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो, बट वो नहीं हो पाई है. तो मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न इज़ दिस पॉलिसी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड इफ़ेक्टिवली पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, सो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया. बट दिस टारगेट जो है कुड नॉट बी अचीव. ठीक है, सो ड्यूरिंग 10th प्लान एज एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर स्टूड एट 2.1%. सो ड्यूरिंग 11th प्लान 4% जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट का टारगेट है वो फिक्स किया गया. तो टारगेट हमने सेट करा 11th प्लान में, हमारा जो टारगेट है वो 4.1% तक रहा कि हमारी जो ग्रोथ रेट है 4.1% हो सके. और 12th प्लान में अगेन हमने टारगेट फिक्स करा कि हमारा 4% की ग्रोथ रेट हो, बट 5% ग्रोथ रेट वाज अचीव्ड इन 2016-17. तो ये हमारे लिए अच्छी कह लो कि सिचुएशन रही है कि 2016-17 में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 5% हो गई है. सो एनी हाउ इट इज़ रिड्यूस टू 2.9% इन 2018-19. अब 2018-19 में फर्दर ये जो प्रोडक्शन है कम हो गया, एंड द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑल्सो स्टूड एट द सेम 2.9%. मतलब फ्रॉम 2014-15 से लेके 18-19 तक का जो प्लान पीरियड था हमारी ये जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 2.9% ही रही है. सो गवर्नमेंट ने जितने प्रोविज़न मेंटेन करे हैं, ऐसे नहीं है कि इनका फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, क्योंकि जो किसान है उसकी फसल जो बिल्कुल मानसून बेस्ड थी या अनसर्टिनिटी थी, तो उसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बहुत बनाए हैं, बट अगेन जो ग्रोथ रेट है वो अचीव नहीं हो पा रही. तो नाउ माय क्वेश्चन इज़, क्या रीज़न है कि हमारा जो टारगेट ग्रोथ रेट है 4% ग्रोथ रेट हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे? सो दिस इज़ योर असाइनमेंट टुडे. फाइंड आउट दोज रीजंस. What are the reasons behind that, why we are not able to cover up that growth rate? हम 4% growth rate नहीं achieve कर पा रहे. So this is a big question. So try to find out those reasons and send me your reply. So thank you so much for today's class. If you have any doubt, then you can contact me personally. Thank you so much.